हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब एंड हिस्ट्री सेशन में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हर्षवर्धन का जो सेगमेंट रह गया था लास्ट टर्न पर। हम लोगों ने लास्ट टर्न पर गुप्ता एरा के बारे में डिस्कशन किया था, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जब लास्ट गुप्ता रूलर विष्णुगुप्त की डेथ होती है, तो लास्ट गुप्ता रूलर विष्णुगुप्त की डेथ के बाद, विष्णुगुप्त की डेथ 550 एडी में हो जाती है, तो फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया में एक और बहुत ही मेजर डायनेस्टी फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी। तो आज हम लोग इसी डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन होते जाओ। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो इंडिया का मैप बना वो ये था। इस मैप में अब आप देखो, यहां नॉर्थ इंडिया में हरियाणा वाले रीजन में पुष्यभूति डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ। पुष्यभूति डायनेस्टी थानेश्वर को अपनी कैपिटल बनाती है। ये हरियाणा में आज भी थानेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां पर पुष्यभूति डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। इसे पुष्यभूति डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। पुष्यभूति ट्राइब एक बहुत ही एग्रेसिव ट्राइब मानी जाती थी। इस पुष्यभूति ट्राइब ने थानेश्वर और हरियाणा के रीजन पर रूल करना स्टार्ट किया और यही वर्धन डायनेस्टी के नाम से आगे जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया कन्नौज के नाम से जाना जाता था और कन्नौज पर मौखरी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। राजस्थान पर राजपूताना में गुर्जर प्रतिहारों का रूल था। गुजरात में वल्लभी मैत्रकास, गुजरात का पुराना नाम वल्लभी हुआ करता था, तो वल्लभी पर मैत्रका डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। कर्नाटक में कलचुरी डायनेस्टी थी और साउथ कर्नाटका में चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी। आसाम का पुराना नाम था कामरूप। आसाम का पुराना नाम था कामरूप। तो यहां पर वर्मन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो हम लोगों ने अभी देखा कि गुप्ता एरा के बाद बहुत सारे छोटे छोटे क्षत्रिय डायनेस्टीज अलग अलग रीजन पर इंडिया में डेवलप हो गए थे, जिनमें नॉर्दर्न इंडिया में पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी का रोल था। तो वर्धन डायनेस्टी का या पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, चलिए हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर नरवर्धन कहा जाता है। नरवर्धन वॉज दी फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। 500 एडी से लेकर के 525 एडी तक नरवर्धन का रूल रहा। इसके बारे में ज़्यादा एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, और जब आदित्यवर्धन का बेटा वर्धन डायनेस्टी में अगला सक्सेसर बनता है जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन से एविडेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ही वॉज दी फर्स्ट influential important ruler of Vardhan dynasty. He established his capital at थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन ने अपनी कैपिटल थानेश्वर में एस्टैब्लिश की। प्रभाकर वर्धन ने ही सबसे पहला कंसोलिडेटेड वर्धन डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। इसने अपनी कैपिटल थानेश्वर को बनाया। इसके दो बेटे थे। एल्डर सन वॉज राज्यवर्धन, यंगर सन वॉज हर्षवर्धन। एंड अ डॉटर वॉज राज्यश्री।
तो ये एक बेटी थी राज्यश्री। राज्यश्री की शादी प्रभाकर वर्धन ने मौखरी डायनेस्टी के रूलर मौखरी कहां के रूलर थे? अभी हमने आपको बताया कन्नौज के ग्रहवर्मन से कर दी। मौखरी डायनेस्टी का रूलर था ग्रहवर्मन, और बहुत बड़ा डायनेस्टी थी ये। पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी डायनेस्टी मौखरी डायनेस्टी हुआ करती थी कन्नौज में। ग्रहवर्मन की लड़ाई बंगाल के पाला रूलर शशांक और मालवा के गुप्ता रूलर देवगुप्त से चलती थी। तो बंगाल के गौड़ रूलर शशांक और मालवा के गुप्ता रूलर देवगुप्त ने मिल करके ग्रहवर्मन को मार दिया, और ग्रहवर्मन को मार करके ग्रहवर्मन की पत्नी राजश्री को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। तो जब ये सब इंसिडेंट्स हुआ तो प्रभाकर वर्धन को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, और इसकी वजह से प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई। जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई तो प्रभाकर वर्धन की डेथ हो जाने के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन उसका सक्सेसर बना 605 एडी में। तो 605 एडी में जब राज्यवर्धन रूलर बनता है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। उसे अपनी बहन को आज़ाद कराना था, राज्यश्री को, उसे अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना था शशांक और देवगुप्त से। तो राज्यवर्धन ने भी शशांक और देवगुप्त पर अटैक किए, जिनमें शशांक और देवगुप्त ने मिल करके, अब हुआ ये कि राज्यवर्धन ने पहले देवगुप्त को मारा, तो देवगुप्त को खत्म कर दिया राज्यवर्धन ने, तो भी एक रह गया शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, तो एक साल में ही राज्यवर्धन भी खत्म हो जाता है। अब राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। तब फिर राज्यवर्धन का छोटा बेटा हर्षवर्धन, राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन 16 इयर्स की एज में थानेश्वर का रूलर बनता है। अब उसके सामने और भी बहुत सारे मेजर चैलेंजेस थे। अपनी बहन को आज़ाद कराना, अपने पिता और अपने भाई की हत्या का बदला लेना, अपने किंगडम को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। तो इस वजह से हर्षवर्धन जब रूलर बना तो स्टार्टिंग से ही उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब सबसे पहला टारगेट उसका था कि बंगाल के गौड़ रूलर शशांक को मारना, ताकि वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर सके। तो अब बंगाल का जो रूलर था उसको मारना अकेले इनके बस की बात नहीं थी। 16 साल की एज थी और बंगाल थानेश्वर से, हरियाणा से काफ़ी दूर भी था। तो उसने क्या किया कि इसने अपनी कैपिटल थानेश्वर से शिफ्ट कर दी कन्नौज, और जब कन्नौज शिफ्ट की तो काफ़ी पास में आ गया बंगाल के, डिस्टेंस जो थी बहुत कम हो गई। तो अब हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल कन्नौज को बना दिया। अब यहां पर आप देखो, ये जो मैप है, बंगाल की टेरिटरी थी यहां और कन्नौज है ये। बंगाल और आसाम और कन्नौज, ये तीन आप एक लाइन में अलाइन देख रहे हैं। तो इसने
आसाम, जिसका पुराना नाम था कामरूप, कामरूप के रूलर भास्कर वर्मन से फ्रेंडशिप की और भास्कर वर्मन से ये कहा कि हम दोनों की ज्वाइंट आर्मी मिलकर के जब बंगाल पर अटैक करेगी, शशांक पर अटैक करेगी, तो शशांक हार जाएगा। तो भास्कर वर्मन ने भी हर्षवर्धन के साथ हाथ मिला लिए और दोनों की ज्वाइंट आर्मी मिल करके शशांक के अगेंस्ट में भास्कर वर्मन, कामरूप रूलर, और हर्षवर्धन मिल करके शशांक को मारते हैं और इस तरीके से हर्षवर्धन अपने पहले कैंपेन में, पहली बैटल में बहुत ही सक्सेसफुली राइज करता है। इसने जितने भी बैटल्स लड़े, सारे के सारे बैटल्स इसने जीते। कोई भी बैटल ऐसा नहीं था जो हर्षवर्धन हारा हो, लेकिन एक लास्ट बैटल अपने जीवन का वो हारा भी और उसी में ही उसे मार भी दिया गया 647 एडी में। और इस तरीके से 647 एडी में वर्धन डायनेस्टी फिनिश हो जाती है। तो हर्षवर्धन बेटा था प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन का जन्म 590 एडी में हुआ और ये 606 एडी में रूलर बना, जिसकी वजह से केवल 16 साल की एज थी और 16 साल की एज में ये रूलर बनता है हर्षवर्धन। ये पुष्यभूति ट्राइब से बिलोंग करता था। पुष्यभूति ट्राइब का फाउंडर था नरवर्धन। पहले इनकी कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल हर्षवर्धन ने कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। 606 एडी से 647 एडी तक हर्षवर्धन कन्नौज से रूल करता है और इसमें पूरा नॉर्थ इंडिया, कन्नौज पूरा नॉर्थ इंडिया बन जाता है। पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लेता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी का 5वां रूलर माना जाता है, 5th रूलर माना जाता है पुष्यभूति किंगडम का, और पहला फाउंडर था नरवर्धन। हम लोग अपने हर्षवर्धन के सेगमेंट पर वापस आते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में नर्मदा रिवर के नॉर्थ का पूरा रीजन, पूरा नॉर्थ इंडिया हर्षवर्धन ने वर्धन डायनेस्टी में इंक्लूड किया। केवल जो गुर्जर प्रतिहार का राजपूताना एरिया था ये उसमें इंक्लूडेड नहीं था। बाकी पूरा रीजन अब आप देखो हर्षवर्धन ने कैप्चर कर लिया था। थानेश्वर प्रभाकर वर्धन ने अपनी कैपिटल बनाई, जबकि हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल कन्नौज को शिफ्ट कर दिया। पुष्यभूति ट्राइब से बिलोंग करते थे ये लोग। महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था प्रभाकर वर्धन ने, जो कि हर्षवर्धन का फादर था। 606 एडी में जब हर्षवर्धन रूलर बना तो राज्यवर्धन को सक्सीड करके उसने ये गद्दी पाई थी। पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक, नर्मदा नदी तक हर्षवर्धन का पूरा टेन्योर, पूरा एरिया डेवलप हुआ था। गुप्ता रूलर्स के डेथ के बाद, साउथ इंडिया में वाकाटकों के डेक्लाइन के बाद, अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पोस्ट गुप्ता एरा में वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। हालांकि मल्टीपल पावर सिस्टम उस समय इंडिया में डेवलप हो चुका था। जैसा हम लोगों ने देखा, मौखरीज थे, मैत्रकाज थे, लेटर गुप्ताज थे, कल्चुरीज थे, गंजेस थे, चालुक्याज थे। बहुत सारे मल्टी पावर सिस्टम डेवलप हो चुका था इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन 606 एडी से 647 एडी तक रहा। मौखरी डायनेस्टी का रूलर जब ग्रहवर्मन से इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश किए। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजेश्वरी की शादी मौखरी डायनेस्टी के रूलर ग्रहवर्मन से की। ये हर्षवर्धन लास्ट हिंदू रूलर
माना जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गुप्ता एरा के बाद, जिसने इतना बड़ा किंगडम, इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया हो। हमें हर्षवर्धन के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है? तो हर्षवर्धन के बारे में हमें बहुत सारे लिटरेचर मिलते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिटरेरी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस होते हैं जो बुक लिखी जाती हैं, बुक्स में जो जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको लिटरेरी एविडेंस कहा जाता है। जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाएं, जिन्हें खोद करके निकाला जाए। तो ऐसे एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। ज्यादातर इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं। इसके अलावा मूर्तियां, सिक्के भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं। तो अभी हम लोग लिटरेरी एविडेंसेस की बात करते हैं। लिटरेरी एविडेंसेस में हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित नाम से। हर्षचरित ये बाणभट्ट ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक और बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी जिसका नाम था कादंबरी। कादंबरी। तो कादंबरी एक्चुअल में बाणभट्ट ने एक लव स्टोरी लिखी है जिसमें चंद्रपीड़ा और कादंबरी को हाईलाइट किया गया है। चंद्रपीड़ा और कादंबरी की लव स्टोरी को बाणभट्ट ने इसमें हाईलाइट किया है और इसमें कुछ कुछ इंस्टेंसेस में हमें हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन खुद भी पढ़ा लिखा स्कॉलर था। हर्षवर्धन ने खुद जो किताब लिखी हैं वो 3 हैं। 3 लिटरेरी एविडेंसेस हमें हर्षवर्धन के लिखे हुए मिलते हैं, जो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली के नाम से जाने जाते हैं। प्रियदर्शिका और नागानंद संस्कृत प्लेज हैं, जबकि रत्नावली एक रोमांटिक ड्रामा है जो हर्षवर्धन ने लिखा। इसमें हर्षवर्धन ने मगध के हर्यक डायनेस्टी के रूलर उदयन और रत्नावली की लव स्टोरी को हाईलाइट किया है। तो ये 3 टेक्स्ट हमें हर्षवर्धन के खुद के लिखे हुए मिलते हैं। इसके अलावा एक और लिटरेरी राइटर थे भवभूति, जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के यहाँ दरबारी कवि हुआ करते थे और उन्होंने भी हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ लिखा है अपनी बुक्स महाविरचितम और मालती माधव में। महाविरचितम और मालती माधव में। महाविरचितम भगवान राम की कहानी है। रामचरितमानस जैसी ही कहानी संस्कृत में भवभूति ने महाविरचितम के रूप में लिखी है। मालती माधव एक लव स्टोरी है जिसमें मालती और माधव की कहानी को हाईलाइट किया है भवभूति ने। तो हमें इन टेक्स्ट से हर्षवर्धन के किंगडम के बारे में पता चलता है, हर्षवर्धन के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिनसे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता हो। तो देखिए, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमें
बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से हमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मिले हैं, हर्षवर्धन के सिग्नेचर मिले हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें हर्षवर्धन के सिग्नेचर मिलते हैं, हर्षवर्धन के हस्ताक्षर किस इंस्क्रिप्शन में किए गए हैं। तो वो है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। सोनपत प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनपत हरियाणा में है, सोनपत प्लेट इंस्क्रिप्शन। इससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा एक और लिटरेरी बुक है जो चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग ने लिखी। हुएनसांग भी हर्षवर्धन के ही टाइम पर इंडिया आया था। 630 एडी में वो इंडिया आता है, हुएनसांग इंडिया आता है और इंडिया में आकर के एक बुक लिखता है जिसका नाम था सी यू की। चाइनीज लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है, सी यू की। इस चाइनीज लैंग्वेज को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या नाम बनेगा? सीयूकी का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये नाम है सीयूकी का मतलब। अब देखिए चाइना के वेस्ट में इंडिया है, तो जब वो अपने कंट्री से वेस्टवर्ड चला तब वो पहुंचा इंडिया, और इंडिया का इतिहास उस समय का इसने लिखा, तो इसीलिए उसने नाम दिया अपनी बुक को सीयूकी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइनीज लैंग्वेज में इंडिया को किस नाम से एड्रेस किया गया। सीयूकी में, फॉक्यूकी में जितने भी चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए उन्होंने अपने चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया को किस नाम से लिखा? तो उन्होंने इंडिया को यिनतू नाम से लिखा, यिनतू। तो इंडिया का नाम चाइनीज बुक्स में यिनतू हुआ करता था, यिनतू। तो जब हुएनसांग इंडिया आया हर्षवर्धन के टाइम पर 630 एडी में, तो हर्षवर्धन के कोर्ट में, हर्षवर्धन के दरबार में काफी सालों तक रहा हुएनसांग। तो हुएनसांग के कांटेक्ट में आने से हर्षवर्धन, जो कि भगवान शिव का उपासक हुआ करता था, हिंदू धर्म का फॉलोअर हुआ करता था, वो बुद्धिस्ट फॉलोअर बन जाता है, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, बुद्धिज्म के महायान सेक्ट को फॉलो करने लग जाता है। तो महायान बुद्धिस्ट बन गया हर्षवर्धन when he came into the contact of Huansang. हर्षवर्धन के टाइम के बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। हर्षवर्धन ने काफी सारे मंदिर बनवाए और बौद्ध मोनेस्ट्रीज भी डेवलप करवाई। हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, जेनरस डोनेशन नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराई जाए ताकि आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का डेवलपमेंट हो सके। उसने लक्ष्मण टेम्पल को भी सीरपुर में बनवाया।
तो ये सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल हर्षवर्धन के द्वारा बनवाया गया टेम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन वॉज अ टॉलरेंट रूलर टू ऑल रिलीजन। हर धर्म के लिए हर्षवर्धन एक सहिष्णु शासक था। सभी धर्मों को उसने रेस्पेक्ट दी, सभी धर्मों का उसने सम्मान किया। लास्ट सेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, जो नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल के बारे में बेस्ड था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में डेवलप किया गया। नागर स्टाइल में जो ऊपर का शिखर होता था ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व लिए होता था। देखिए आप यहां पर हल्का सा कर्व है, लेकिन कर्व है। हमेशा मंदिर जो होता था ये जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया जाता था। तो जो मंदिर को ऊंचा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता था उसे कहते थे जगादी। तो यहां पर आप जगादी भी देख पा रहे हो। मंदिर में कोई गोपुरम नहीं होता था, कोई मंडप नहीं सजाए जाते थे, कोई स्तंभ नहीं लगाए जाते थे। तो आप देखो कहां है, कोई स्तंभ है, कोई गोपुर आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा ना। तो ये सिस्टम कहलाता था नागर स्टाइल। आसपास कोई, जब मेन मंदिर होता था उसके आसपास छोटे छोटे टेंपल बनाए नहीं जाते थे। ये फीचर द्रविडियन स्टाइल का था। हमारा जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया है राम मंदिर, ये भी नागर स्टाइल का ही मंदिर है। लक्ष्मण टेम्पल जो हम लोग देख रहे हैं हर्षवर्धन के टाइम का, ये भी नागर स्टाइल का ही मंदिर है। जबकि साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, चिदम्बरम टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल है, रामेश्वरम टेम्पल है, ये सारे टेम्पल द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हैं। इसमें जो ऊपर का शिखर बनाया जाता है ये पिरामिडिकल शेप का होता है, कर्व लिए नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट पिरामिड आकार का बनाया जाएगा। मंदिर में कई सारे स्तंभ लगे होंगे और उसमें एंट्रेंस के लिए गोपुरम भी होगा। नीचे गर्भगृह बनाया जाएगा, एक मेन मंदिर होगा और उसी कैंपस में चारों तरफ छोटे छोटे और भी कई सारे मंदिर बनाए जाएंगे। तो ये फीचर द्रविडियन स्टाइल का फीचर है। जब द्रविडियन और नागर स्टाइल को मर्ज कर दिया जाता है तो बनता है बेसर स्टाइल। तो बेसर स्टाइल मिलता है सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में बेसर स्टाइल देखने को मिलती है। यहां आप लक्ष्मण टेम्पल देख रहे हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सिरपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा था, थानेश्वर कैपिटल थी प्रभाकर वर्धन के टाइम पर। पुष्यभूति ट्राइब से ये लोग बिलोंग करते थे, हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में हर्षवर्धन महायान बुद्धिस्ट फॉलोअर बन गया था। इसकी पत्नी का नाम दुर्गावती मिलता है। इसके दो बेटे थे। इन दोनों बेटों को इसी की सरकार के मंत्रियों ने मार दिया। इसकी बेटी की शादी गुजरात में वल्लभी रूलर से कर दी गई। हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चाइनीज ट्रैवलर था जिसने सीयूकी नाम की बुक लिखी। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था। ये प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद सक्सेसर बना, लेकिन एक साल में ही इसको शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर के मार दिया। लेकिन उससे पहले ही राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की बेटी थी और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। तो राज्यश्री की शादी कन्नौज के ग्रहवर्मन से कर दी गई थी। गौड़ रूलर, बंगाल का गौड़ रूलर शशांक और मालवा का देवगुप्त, ये दोनों ग्रहवर्मन को मार देते हैं। 606 एडी में हर्षवर्धन राज्यवर्धन की जगह लेता है 16 ईयर की एज में, और अपने भाई की हत्या और अपने बहन के अपमान का बदला लेता है शशांक को मार करके। कामरूप के रूलर भास्कर वर्मन से फ्रेंडशिप जब की हर्षवर्धन ने, तब जाकर के शशांक से बदला ले पाया, क्योंकि भास्कर वर्मन और
हर्षवर्धन की ज्वाइंट आर्मी शशांक को मारती है, शशांक को चारों तरफ से घेरती है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। हर्षवर्धन ने गुप्ता डायनेस्टी के बाद सबसे बड़ा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में डेवलप किया। हर्षवर्धन शशांक की डेथ के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कैप्चर कर लेता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को वर्धन डायनेस्टी में मिला देता है। हर्षवर्धन ने गुजरात के वल्लभी राजा को भी हराया और फिर दोनों ने सीज फायर की संधि कर ली। हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी गुजरात के रूलर ध्रुव भट्ट से की। 590 एडी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था थानेश्वर में, ये 5वां रूलर था। 606 एडी में वो राजा बना, तब उसकी एज 16 साल की थी। 631 में ह्वेनसांग उसके दरबार में आया। 637 एडी में हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड के साथ लड़ाई करता है पहली बार। फिर 643 एडी में ह्वेनसांग लिखता है कि हर 5 साल पर हर्षवर्धन गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद में, मतलब प्रयाग में, आजकल प्रयाग कहा जाता है, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, तो इलाहाबाद में एक चैरिटी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराता था, एक दानोत्सव का आयोजन किया करता था। एक चैरिटी फेस्टिवल कराया करता था, एक दानोत्सव कराया करता था, और इन 5 सालों में वो जो भी कमाता था वो सारा का सारा इस चैरिटी फेस्टिवल में डोनेट कर दिया करता था, दान कर दिया करता था। तो ये जो सिस्टम हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था, बाद के वर्षों में यही चैरिटी फेस्टिवल कुंभ मेले के रूप में विकसित हुआ होगा, जिसकी शुरुआत हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो खुद 643 एडी में ह्वेनसांग ऐसे ही एक चैरिटी फेस्टिवल में इलाहाबाद में, प्रयाग में मौजूद था, और उसने ही वॉज द आई विटनेस ऑफ दैट चैरिटी फेस्टिवल एट दैट टाइम। 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई। हर्षवर्धन की डेथ कैसे हुई? तो हर्षवर्धन की डेथ हुई पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य रूलर था बादामी का, साउथ कर्नाटका का, उससे लड़ाई करने पहुंच गया हर्षवर्धन साउथ इंडिया में। नर्मदा नदी को क्रॉस कर रहा था, तो उसकी सेना पुलकेशिन सेकंड की सेना से भिड़ गई और पुलकेशिन सेकंड ने उसे मार दिया। हर्षवर्धन ने बहुत ही वास्ट लैंड एक्यूमुलेट किया नॉर्थ इंडिया में। उसकी टेरिटरी में फ्यूडेटरी सिस्टम, फ्यूडलिज्म जो था वो बहुत ज्यादा फैल चुका था। कलिंग, गुजरात, बंगाल, राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंस ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे हर्षवर्धन के। इसके अलावा कश्मीर, सिंध, नेपाल, जालंधर भी फ्यूडल एरियाज थे, सामंतवादी क्षेत्र थे। तो अब आप सोचो कितना बड़ा एरिया रहा होगा। कश्मीर भी उसके पास था, सिंध, नेपाल, जालंधर भी उसके पास था, राजपूताना, बंगाल, गुजरात, कलिंग और सेंट्रल प्रोविंस भी उसके पास, पूरा नॉर्थ इंडिया उसने टेक ओवर कर लिया था। 41 इयर्स तक रूल करने के बाद 647 एडी में हर्षवर्धन ने सोचा कि साउथ इंडिया पर अटैक किया जाए। साउथ इंडिया पर अटैक करने पर बैटल ऑफ नर्मदा होता है। नर्मदा नदी के किनारे ये लड़ाई होती है। बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच
ये लड़ाई होती है नर्मदा नदी के किनारे 647 एडी में, जिसमें पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को न केवल हराता है बल्कि मार भी देता है। तो हर्षवर्धन के 2 बेटे थे, हर्षवर्धन के दोनों बेटों को ब्रूटली असैसिनेट कर दिया उन्हीं के, हर्षवर्धन के ही मंत्रियों ने, मिनिस्टर्स ने। अर्जुना नाम का मिनिस्टर, मेन मिनिस्टर था, जिसने इसके दोनों बेटों को मार करके अपने आप को इसकी टेरिटरी में अपना राजा घोषित किया। लेकिन बाद में तिब्बतियों ने 648 में अटैक कर दिया तिब्बतन्स पर, मतलब यहाँ के रहने वालों पर, और हर्षवर्धन का जो पूरा टेन्योर था, पूरी डायनेस्टी थी, ये ब्रूटली डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन के टाइम पर सबसे बड़ा एम्पायर डेवलप किया गया। इसके पेरेंट थे प्रभाकर वर्धन और यशोमती। प्रभाकर वर्धन और यशोमती माता थी हर्षवर्धन की। पत्नी का नाम दुर्गावती मिलता है। राजश्री बहन थी, इसने शिलादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया। शिलादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया। थानेश्वर कैपिटल हुआ करती थी, जो उसने रीलोकेट कर दी कन्नौज में। शशांक जो गरुण देश का, गौड़ देश का, बंगाल का रूलर हुआ करता था, उससे इसकी लड़ाई थी। तो उसको मारने के लिए कामरूप के रूलर भास्कर वर्मन के साथ फ्रेंडशिप की इसने। पंजाब के पंच सिंधु पर इसने अधिकार कर लिया 612 ईस्वी में, पूरा पंजाब टेक ओवर कर लिया इसने। नेपाल के राजा को हराया और उनसे कर वसूली करना भी स्टार्ट कर दिया। इसने नॉर्थ इंडियन ट्राइब्स को हराया और इसीलिए इसने एक और टाइटल अडॉप्ट किया। शिलादित्य के अलावा इसे उत्तरापथ स्वरा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरापथ स्वरा। तो ये 2 टाइटल इसने अडॉप्ट किए थे, अज्यूम किए थे, एक तो शिलादित्य और दूसरा उत्तरापथ स्वरा। (647 एडी में जब इसका मन हुआ कि अब साउथ इंडिया पर अटैक किया जाए, तो उस समय बादामी के चालुक्य क्षत्रिय रूलर से इसकी लड़ाई हुई, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने इसे मार दिया। पुलकेशिन सेकंड 610 से लेकर के 642 तक रूल करता है। ये साउथ चालुक्य डायनेस्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल रूलर माना जाता है। पुलकेशिन सेकंड का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया है जिसका नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। रवि कीर्ति एहोल इंस्क्रिप्शन को बनाता है, लिखता है। रवि कीर्ति था कौन? रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था, कोर्ट पोएट था। इसने ये एविडेंस दिया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को मारा और हर्षवर्धन की हत्या कर दी। तो हमें एहोल प्रशस्ति से, एहोल इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि 647 एडी में पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन की हत्या की, हर्षवर्धन को मारा। इसके अलावा एक और लिटरेरी सोर्स है जो हमें
हर्षवर्धन की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है वो है विक्रमांक देव चरितम। ये विक्रमांक देव चरितम नाम की बुक संस्कृत में बिल्हण ने लिखी है। ये विक्रमादित्य के ऑनर में, विक्रमादित्य के सम्मान में लिखा गया एक लिटरेरी एविडेंस है हर्षवर्धन के टाइम का। इसमें वेस्टर्न चालुक्य रूलर विक्रमादित्य सिक्स्थ की बात की गई है। विक्रमादित्य सिक्स्थ ये गुजरात का रूलर हुआ करता था, विक्रमादित्य सिक्स्थ। हमने आपको बताया था जब गुप्ता डायनेस्टी डिस्कस की थी कि फर्स्ट रूलर हु अडॉप्टेड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वाज चंद्रगुप्त सेकंड। पहला व्यक्ति, पहला राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया? तो वो गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त सेकंड था। और अंतिम यानी कि 12वां ऐसा कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया हो? तो वो था विक्रमादित्य अभी हम लोगों ने वर्धन डायनेस्टी के बारे में, नॉर्थ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया। अब थोड़ा साउथ इंडिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी उस समय डेवलप हो रही थी, पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी, तो पल्लवा डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चालुक्य डायनेस्टी के लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही पूजा किया करते थे। वैष्णवाइट और शैवाइट दोनों हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ लोग जैन धर्म को भी फॉलो किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि पल्लवा डायनेस्टी के राजा भी हर धर्म का सम्मान करते थे, कोई धर्म बड़ा कोई धर्म छोटा नहीं माना जाता था। केव पेंटिंग्स और टेम्पल्स के एविडेंस मिले हैं चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स के। तो जो केव टेम्पल चालुक्यास ने बनवाई वो अजंता और एलोरा, इसके अलावा नासिक केव्स में भी प्राप्त हुई हैं। तो अजंता, एलोरा और नासिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिज थंडर रिवोल्ट। चालुक्य टेम्पल भी 3 जगहों पर प्राप्त हुए हैं, बादामी, ऐहोल, और पट्टडाकल। बादामी, ऐहोल और पट्टडाकल के मंदिर लेटर गुप्ता पीरियड के माने जा सकते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये बादामी टेम्पल की है। बादामी टेम्पल में 6 टेम्पल हैं जिनमें 4 हिंदू, 1 जैन और 1 बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसमें 3 केव्स हैं। ऐहोल इंस्क्रिप्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लखन टेम्पल है, लडखन टेम्पल। ये जो लडखन टेम्पल है ये दुर्गा माता को समर्पित है। इसके अलावा एक और टेम्पल है ऐहोल में जिसका नाम है रावण फाड़ी टेम्पल। ये दुर्गा टेम्पल है। अब आप इसका आर्किटेक्चर देखो कि उसके ऊपर शिखर पर एक पिरामिडिकल विमान बनाया गया है, जबकि स्तंभों को बनाया गया है जो पार्लियामेंट के फॉर्म में दिख रहे हैं, और एक अंदर गैलरी भी है। इसे एप्साइडल शेप में बनाया गया है। ये माता दुर्गा को समर्पित है ये मंदिर। कई सारे ओपन पिलर्स हैं और एक बरांडा भी है।
ये रावणफाड़ी टेम्पल है। रावणफाड़ी टेम्पल रॉक कट टेम्पल है, चट्टानों को काट काट के ये टेम्पल बनाया गया है। दुर्गा माता को समर्पित है ये टेम्पल। इसमें दुर्गा माता को महिषासुर मर्दनी के रूप में दिखाया गया है। महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा माता को दिखाया गया है, इसीलिए इसका नाम रावणफाड़ी टेम्पल रखा गया है। अब हम लोग विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे पट्टडाकल टेम्पल भी कहा जाता है। पट्टडाकल टेम्पल, ये पट्टडाकल टेम्पल ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था ये पट्टडाकल टेम्पल। इस पट्टडाकल टेम्पल में आपको 10 मंदिर मिलेंगे, जिनमें से 4 द्रविड़ स्टाइल के हैं, 4 नागर स्टाइल के हैं, 1 बेसर स्टाइल का है और 1 जैन सैंक्चुरी है। पापनाथ टेम्पल नागर स्टाइल का टेम्पल है। हम लोग ऑलरेडी नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और बेसर स्टाइल डिस्कस कर चुके हैं। पट्टडाकल टेम्पल सबसे लार्जेस्ट और सबसे ग्रैंडेस्ट टेम्पल माना जाता है। 8वीं शताब्दी में लोक महादेवी और उनके हस्बैंड विक्रमादित्य सेकंड ने, जो कि दोनों पल्लवा रूलर्स थे, इन्होंने ये पट्टडाकल टेम्पल्स बनवाए। साउथ इंडिया में सातवाहना और वाकाटका डायनेस्टी के बाद पल्लवा डायनेस्टी ने ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया, चाहे वो फ्यूडल डेवलपमेंट के रूप में हो। सातवाहन किंगडम के बाद पल्लवा किंगडम सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करती है टेम्पल स्ट्रक्चर को साउथ इंडिया में। कांचीपुरम कैपिटल बनाया जाता है पल्लवा डायनेस्टी का। कांचीपुरम was the capital of पल्लवा डायनेस्टी। टोंडई मंडलम रीजन जो है केरला में, टोंडई मंडलम रीजन तक पल्लवा डायनेस्टी ने रूल किया। इस डायनेस्टी के मेजर रूलर्स थे राज सिम्हा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और महेंद्र वर्मन। ये 3 ऐसे रूलर्स हैं जो पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स माने जाते हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी सारे टेम्पल्स भी बनवाए हैं, बहुत सारा एक्सपेंशन भी किया है पल्लवा डायनेस्टी के ये रूलर्स ने। मत्तविलास प्रहसन, ये मत्तविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन नाम के जो पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स थे, इन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने लग्जूरियस बातों को हाईलाइट किया है, जैसे